चीन वास्तव में प्रकृति को चुनौती देने के प्रयास में दुनिया की सबसे बड़ी जल मोड़ परियोजना का निर्माण कर रहा है। हजारों किलोमीटर लंबी कृत्रिम नहरों, जल सेतुओं और सुरंगों के साथ जो शाब्दिक पर्वत को पार करती हैं, चीन का लक्ष्य उत्तर में अपने शुष्क औद्योगिक आबादी केंद्रों में ताजा पानी लाना है। इस वीडियो में हम चीन की विवादास्पद दक्षिण से उत्तर जल मोड़ परियोजना पर करीब से नजर डालेंगे कि इसकी लागत कितनी है, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और वास्तव में यह कैसे होगा या नहीं होगा, चीनी लोगों को लाभ पहुंचाता है या नहीं। दूसरी ओर देश के उत्तरी और सुदूर पश्चिमी हिस्से या तो शुष्क हैं या पहाड़ी हैं। उत्तर में तकलीमाकन और गोबी रेगिस्तान से लेकर हिमालय और तिब्बती पठार के विशाल परिदृश्य तक उत्तर पश्चिम में चीन की भूमि का ढेर बहुत कम आबादी वाला है और कृषि के लिए अनुपयुक्त है। लेकिन जैसे जैसे 20वीं सदी के मध्य में चीन की जनसंख्या और धन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, पानी जैसे महत्वपूर्ण संसाधन जल्द ही इस क्षेत्र में मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। बीजिंग जैसे उत्तरी शहर अपनी आबादी को बनाए रखने के लिए लंबे समय से भूजल पर निर्भर रहे हैं। लेकिन लगातार बढ़ती शहरी और औद्योगिक मांग के कारण मीठे पानी के इस सीमित स्रोत का जल्द ही अत्यधिक दोहन होने लगा। इससे भी कोई मदद नहीं मिली कि चीन के आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में निकटवर्ती गोबी रेगिस्तान लगातार धूल और रेत के तूफानों के साथ साथ विस्तार कर रहा है। 3,600 वर्ग किलोमीटर या लक्जमबर्ग के लगभग दोगुने आकार के घास के मैदानों को हर साल रेगिस्तान द्वारा पुनः प्राप्त किया जा रहा है, जिसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है। यह मरुस्थलीकरण मुख्य रूप से वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और निश्चित रूप से भूमिगत जल स्रोत की उपरोक्त कमी जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। 1950 के दशक की शुरुआत तक यह अधिक स्पष्ट हो गया कि उत्तरी चीन जल्द ही अपनी आबादी को पर्याप्त पानी की आपूर्ति करने में असमर्थ होगा। उत्तरी शहर बढ़ते रहे और जल संसाधन घटते गए। चीन को किसी ऐसे तरीके के बारे में सोचना होगा जिससे ऐतिहासिक रूप से शुष्क रहे क्षेत्र में लाखों लोगों का भरण पोषण हो सके। उत्तरी चीन में उभरती पानी की कमी से निपटने के लिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ त्से तुंग ने 1952 में देश के दक्षिण से अपने शुष्क उत्तरी क्षेत्रों में पानी स्थानांतरित करने का विचार प्रस्तावित किया। उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, दक्षिण में पानी प्रचुर है, उत्तर में पानी दुर्लभ है। यदि संभव हो तो थोड़ा उधार लेना ठीक रहेगा। 50 साल बाद 2002 में वर्षों की व्यापक योजना और शोध के बाद माओ के दृष्टिकोण को अंततः देश की राज्य परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया। मेगा प्रोजेक्ट को आधिकारिक तौर पर कहा जाएगा दक्षिण उत्तर स्थानांतरण परियोजना। जुड़े हुए जल सेतुओं, सुरंगों, जलाशयों और बांधों की एक श्रृंखला बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना जो प्रचुर मात्रा में पानी वाले दक्षिण से ताजे पानी को पानी की कमी वाले उत्तर में स्थानांतरित करेगी। इस परियोजना में 3 प्रमुख नहर प्रणालियां शामिल होंगी जिन्हें पूर्वी, मध्य और पश्चिमी मार्ग कहा जाएगा। पूर्वी मार्ग यंगज़हौ शहर के पास से शुरू होता है, जो यांगत्ज़ी नदी की एक प्रमुख शाखा से होकर गुजरता है। एक विशाल लेकिन पुराना पंपिंग स्टेशन यांगत्ज़ी से जिंगहैंग ग्रैंड कैनाल पर पानी पंप करने के लिए जिम्मेदार है, जो दुनिया का सबसे लंबा पूर्ण रूप से निर्मित कृत्रिम जलमार्ग है। वहां से पानी भूमिगत सुरंगों से होकर गुजरता है और पीली नदी के पार लाता है। अंत में जल सेतुओं की एक श्रृंखला पानी को तटीय शहर तियानजिन की ओर स्थानांतरित करती है, जो उत्तर पश्चिम में राजधानी बीजिंग की सीमा पर है। कुल मिलाकर परियोजना के पूर्वी मार्ग का पूरा हिस्सा 1100 किलोमीटर से अधिक लंबा है। पूर्वी मार्ग पर संविधान की शुरुआत 2002 में हुई। पूर्वी मार्ग 1100 किलोमीटर से अधिक लंबा है। पूर्वी मार्ग पर संविधान 2002 में शुरू हुआ और 2013 की शुरुआत तक ताज़ा पानी ले जाने की उम्मीद थी। निर्माण में कई देरी के कारण
इसे 4 साल से अधिक समय तक पीछे धकेल दिया गया। 2017 तक ताजा पानी अंततः प्रति वर्ष 1 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की अनुमानित मात्रा के साथ तियानजिन तक पहुंच गया, जिससे शहर के 10 मिलियन से अधिक लोगों को सीधे लाभ होता है। इस मेगा परियोजना के पूर्वी मार्ग के विपरीत केंद्रीय मार्ग में पहले से ही बुनियादी ढांचा नहीं था जिससे वह पानी को मोड़ सके। इस वजह से इस रूट पर निर्माण कार्य काफी चुनौतीपूर्ण है। केंद्रीय मार्ग देंजियांगको जलाशय से शुरू होता है। पानी को आसानी से उत्तर की ओर नीचे की ओर प्रवाहित करने के लिए देंजियांगको बांध को 15 मीटर तक ऊंचा करना पड़ा। इसने जलाशय के अंदर पानी को इतना ऊपर ले जाने की अनुमति दी कि पानी पंपिंग स्टेशन की आवश्यकता के बिना नहरों और जल सेतुओं के माध्यम से आगे बढ़ सके। हालांकि देंजियांगको बांध में इन परिवर्तनों के कारण हुबेई और हेनान के 3,000,000 से अधिक लोगों को नहरों और बड़े जलाशयों के लिए रास्ता देने के लिए अपने घरों से दूर स्थानांतरित करना पड़ा। शेष केंद्रीय मार्ग मानव निर्मित नहरों से बना है और जल सेतु जो कि चीनी केंद्रीय मैदान में फैले ऊंचे और भूमिगत जलमार्गों के एक प्रकार के राजमार्ग से हैं। केंद्रीय मार्ग का एक उल्लेखनीय हिस्सा शाहे एक्वाडक्ट है जो जमीन के ऊपर शाहे नदी पर 12 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। अंत में केंद्रीय मार्ग देश की राजधानी बीजिंग तक अपने गंतव्य तक पहुंचता है। केंद्रीय मार्ग का निर्माण 2014 में पूरा हुआ और इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर से अधिक है। इसके पूरा होने के बाद हान नदी से बहने वाले लगभग 1/3 पानी को मोड़ दिया गया। इससे उन लाखों लोगों के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई जो मीठे पानी के लिए नदी पर निर्भर थे। इसलिए जुलाई 2022 में चीनी सरकार ने घोषणा की कि वे एक विशाल भूमिगत सुरंग का निर्माण कर रहे हैं जो आवश्यक पानी की आपूर्ति करेगी। यह सुरंग सतह से 1 किलोमीटर नीचे चलेगी और थ्री गॉर्जेस बांध को हान नदी से जोड़ेगी और अंततः बीजिंग तक केंद्रीय मार्ग से जुड़ेगी। पूरा होने पर यह सुरंग अब तक बनी सबसे लंबी और गहरी कृत्रिम जलमार्ग बन जाएगी। 2030 तक केंद्रीय मार्ग से सालाना 12 क्यूबिक किलोमीटर पानी या थ्री गॉर्ज जलाशय की पूरी क्षमता का लगभग 1/3 स्थानांतरित होने की उम्मीद है। पिछले 2 मार्गों के विपरीत चीन की दक्षिण उत्तर जल अंतरण परियोजना का पश्चिमी मार्ग अभी भी अपनी योजना के चरण में है। तीनों में से इसका निर्माण करना अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण है। पश्चिमी मार्ग के लिए प्रस्तावित योजना जलमार्गों और सुरंगों की एक श्रृंखला बनाना है जो किंघे तिब्बत पठार के माध्यम से यांगत्जी नदी को पीली नदी से जोड़ेगी जो समुद्र तल से लगभग 3 से 5 किलोमीटर ऊपर है। अकेले क्षेत्र की स्थलाकृति और जलवायु इस परियोजना को समझना बेहद कठिन बना देती है। इसके अलावा पश्चिमी मार्ग की दिशा में मुश्किल इलाके को पार करने के लिए इंजीनियरों को सचमुच पहाड़ों को तराशने की आवश्यकता होगी। पश्चिमी मार्ग के वर्ष 2050 तक पूरा होने का अनुमान है। एक बार पूरा होने पर इस मार्ग से उत्तरी चीनी प्रांतों में प्रति वर्ष 17 घन किलोमीटर तक ताज़ा पानी आने का अनुमान है। यदि पश्चिमी मार्ग पूरा हो जाता तो यह अपने रास्ते पर लगभग 100 मिलियन लोगों की संयुक्त आबादी को सेवा प्रदान कर सकता था। अतीत में चीन से निकलने वाली सीमा पार नदियों जैसे ब्रह्मपुत्र और मेकांग रिवेरा, जो क्रमशः भारत और दक्षिण एशिया से होकर गुजरती हैं, के पानी को पश्चिमी मार्ग से मोड़ने की अनौपचारिक योजनाएं भी रही हैं। हालांकि यह कभी भी इस परियोजना की आधिकारिक योजना नहीं रही है। भारत ने अतीत में ब्रह्मपुत्र पर चीन के संभावित कारनामों पर चिंता जताई है। उन्हें चिंता है कि नदी के प्रवाह में हेरफेर करने की चीन की क्षमता भारत सरकार के लिए चिंता का कारण है। दूसरी ओर चीनी सरकार के लिए दक्षिणोत्तर जल अंतरण परियोजना भले ही पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है, पहले से ही एक बड़ी सफलता साबित हो रही है। चीनी राज्य मीडिया के अनुसार इस परियोजना से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में 140 मिलियन चीनी नागरिकों को लाभ होगा।
हालांकि स्थानीय और प्रांतीय चीनी सरकार की परियोजना पर अलग अलग राय है। एक के लिए सिचुआन और हुबेई जैसे दक्षिणी प्रांत यांगत्जी के प्रवाह को उत्तर की ओर पुनर्निर्देशित करने की योजना का विरोध कर रहे हैं। उनके अनुसार परियोजना के पश्चिमी मार्ग का निर्माण क्षेत्र की जल सुरक्षा और जलविद्युत क्षेत्र के लिए एक झटका होगा। दूसरी ओर गांसू और किंगहाई जैसे पश्चिमी प्रांतों का मानना है कि पश्चिमी मार्ग के निर्माण से उनके क्षेत्रों में आवश्यक सामाजिक, आर्थिक और कृषि स्थिरता आएगी। हालांकि यह परियोजना उत्तर में कुछ चीनी शहरों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। दक्षिण उत्तर जल अंतरण परियोजना ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविदों की काफी चिंताएं बढ़ा दी हैं। यह परियोजना पूरी तरह से कृत्रिम जलमार्गों से बनी है, जो चीन की नदियों के प्राकृतिक पश्चिम से पूर्व प्रवाह के अनुरूप नहीं है। इसके कारण नहरों के निर्माण से सैकड़ों प्राकृतिक नदियां बाधित हो गई हैं और कुछ तो पूरी तरह से सूख गई हैं, क्योंकि उनके प्राकृतिक प्रवाह को कृत्रिम रूप से मोड़ दिया गया है। वास्तव में जल अंतरण परियोजना द्वारा ले जाए जा रहे पानी की विशाल मात्रा के कारण परियोजना के निर्माण के दौरान 600 नदियां पहले ही गायब हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक कचरा और सीवेज अनजाने में इन कृत्रिम नदियों में पहुंच गया है। उदाहरण के लिए केंद्रीय मार्ग पर जो डेंजियांगको जलाशय से शुरू होता है, शियाम जैसे औद्योगिक शहर अपने औद्योगिक कचरे को हान नदी में डालते हैं, जो सीधे जलाशय में जाता है और अंततः केंद्रीय मार्ग पर जाता है, जो बीजिंग तक जाता है। चूंकि इन कृत्रिम नदियों का एक बड़ा हिस्सा देश भर के सैकड़ों शहरों और गांवों से होकर गुजरता है, इसलिए कई लोग, व्यवसाय और उद्योग अपना कचरा इन मानव निर्मित जलमार्गों में फेंक देते हैं। इससे भी कोई मदद नहीं मिलती कि पूरे प्रोजेक्ट के रास्ते में जल उपचार सुविधाओं की स्पष्ट कमी है। जब परियोजना के केंद्रीय मार्ग के उद्घाटन के दौरान यांगत्जी का प्राकृतिक प्रवाह 36% तक कम हो गया था, तो विशेषज्ञों को डर था कि पीले सागर से और तटीय चीनी शहरों की स्थानीय जल आपूर्ति में समुद्री जल का एक महत्वपूर्ण प्रवाह हो सकता है, जैसे शंघाई और नानचौन। यदि यांगत्जी का प्रवाह कम होता रहा क्योंकि अधिक पानी कृत्रिम नदियों में चला गया, तो पीले समुद्र का खारा पानी मानव निर्मित नहरों तक भी पहुंच सकता था। यदि ऐसी कोई घटना घटती है, तो इससे पूरे देश में जल संकट पैदा हो सकता है। पर्यावरण संबंधी एक अन्य चिंता भी मुख्य कारणों में से एक है कि पश्चिमी मार्ग लंबे समय से अपने योजना चरण में क्यों अटका हुआ है। पश्चिमी मार्ग की आधिकारिक योजना में सुरंगों का निर्माण शामिल है, जो चीन के एक अत्यंत पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। पश्चिमी मार्ग के निर्माण से संभावित रूप से भूस्खलन हो सकता है और स्थानीय वनस्पतियों का पर्यावरणीय विनाश हो सकता है। इसके अतिरिक्त किंघे तिब्बत पठार एक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है। यदि इस क्षेत्र में कभी कोई बड़ा भूकंप आता है, तो इस क्षेत्र के साथ दक्षिणोत्तर जल अंतरण परियोजना जैसी एक महत्वपूर्ण मेगा परियोजना का गठन करने से संभावित रूप से चीनी सरकार को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। आज दक्षिणोत्तर जल अंतरण परियोजना ने अपने 3 नियोजित मार्गों में से 2 को पूरा कर लिया है, लेकिन हालांकि यह मामला हो सकता है, इस परियोजना की चीनी सरकार और चीनी लोग हैं। कुल मिलाकर पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 62 अरब डॉलर आंकी गई है। यह मूल्य उस अरबों डॉलर का भी हिसाब नहीं देता है, जिसकी चीनी सरकार को 3000 किलोमीटर से अधिक लंबी नहरों, जल सेतुओं, बांधों, सुरंगों और जलाशयों को बनाए रखने के लिए जल्द ही आवश्यकता होगी। इस उच्च वित्तीय लागत के बावजूद चीन के उत्तर में स्वच्छ पानी की आपूर्ति करने का परियोजना का मूल लक्ष्य अभी भी पूरी तरह से साकार नहीं हुआ है। तो दक्षिणोत्तर जल अंतरण परियोजना के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि परियोजना के लाभ इसकी पर्यावरणीय लागत से अधिक हैं? क्या अब भी पश्चिमी मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए? हमें नीचे कमेंट में बताएं।